मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आपके सामने मृच्छकटिकम के 8वें अंक को लेकर उपस्थित हूं और उस 8वें अंक के समस्त परिदृश्य को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। शकार ने वसंत सेना का गर्दन दबा करके अपनी दृष्टि से मानो उसकी हत्या कर दी है, यद्यपि हुई नहीं है, और वो एक तरह से एक प्रसन्नता में है। दूसरी ओर शकार के साथ उस दृश्य में विद्यमान जो साथ रहने वाले दो चरित्र हैं, विट और चेट, उन दोनों के मन में इस कुकृत्य के प्रति एक प्रकार से विद्रोह है और उसके मन में यह भावना चल रही है कि शकार ने ऐसा कार्य करके अनुचित कार्य किया है। स्वाभाविक है, ये विद्रोह क्या है? कोई भी अगर किसी भी प्रकार की हत्या को साधन बनाता है तो वह उचित नहीं है। सभ्यता का कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसने इसकी प्रशंसा की हो। विट कुछ और अधिक एग्रेसिव है इन दिस सेंस कि वो शकार के इस कृत्य की वह कटु आलोचना करता है। विट कहता है, धिक तवै वास्तु, अर्थात अरे ओ शकार, तुमको धिक्कार है, तुम्हारे इस कुकृत्य पे धिक्कार है। तो दूसरी ओर वहीं पास खड़ा हुआ चेट, वह भी उसकी हां में हां मिलाते हुए शांतम पापम इस प्रकार का अपना एक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। लेकिन दूसरी ओर जो प्रतिनायक खलनायक शकार है, वो अट्टहास लगाता है। शकार हंसता है, जोर से हंसता है, मानो उनकी उन बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। विट कहता है कि अप्रीतिर्भवतु विमुच्यताम ही हासो, धिक प्रीतिम परिभवकारी कामनार्याम, मा भूच्च त्वयि मम संगतम कदाचित दाछिन्नम धनुरिव निर्गुणम त्यजामि। मतलब अरे ओ शकार, तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारा अहित हो, अप्रीतिर्भवतु, तुम्हारे प्रति किसी की सद्भावना न रहे, तुम पाप के भागी बनो। विमुच्यताम ही हासः, ये जो तुम आज अभी हंस रहे हो, अट्टहास कर रहे हो, इसको छोड़ दो। धिक प्रीतिम परिभवकारी कामनार्याम, ये जो तुम्हारी अनार्य और दूसरों की अनादर करने वाली जो तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हारे साथ जो होने वाली मित्रता है, तुम्हारे प्रति जो मेरा स्नेह है, मैं उसको धिक्कार करता हूं। और मा भूच्च त्वयि मम संगतम कदाचित, त्वयि यानी तुम शकार के प्रति कभी भी मेरी दोस्ती ना हो, तुम्हारे प्रति हम जैसे लोगों का कभी साहचर्य ना हो। आछिन्नम धनुरिव निर्गुणम त्यजामि, कह रहा आछिन्नम धनुरिव निर्गुणम त्यजामि। निर्गुण शब्द के दो अर्थ हैं यहां पर। एक निर्गुण अर्थात जिसके पास किसी भी प्रकार की शुचिता नहीं होती है, गुण रहित होते हैं, और दूसरी ओर गुण का अर्थ होता है धनुष की डोरी, है ना। तो निर्गुण मतलब धनुष की डोरी, बिना डोरी वाला धनुष। तो क्या कह रहा है? ऐसे धनुष की तरह तुमको, जो धनुष आछिन्न है यानी टूट चुका है, और जिस धनुष में रस्सी नहीं है, डोरी नहीं है, उसकी तरह तुम शकार का मैं परित्याग करता हूं। टूटे हुए धनुष की तरह अर्थात जिसके पास व्यक्तित्व का कोई भी आकर्षक पक्ष विद्यमान ना हो, और निर्गुणम का मतलब गुण रहित तुमको मैं छोड़ता हूं। दूसरे शब्दों में इस घटना के बाद विट शकार का साथ छोड़ देता है। शकार कहता है, भाव प्रसीद प्रसीद एहि नलिन्याम प्रविश्य क्रीडावः। भाई हमारे यहां एक कहावत है, अपने यहां एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस करे पगुराए। मतलब आप कितने भी सुंदर राग में भैंस के सामने आप गाना गा लें, उनको क्या महत्व? क्योंकि जिसको जिस चीज की समझ नहीं होती, उस चीज की प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आती। तो शकार को बार बार इस प्रकार के धिक्कार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उसमें भी वो कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, हो गई, मैंने तेरी बात सुन ली, अब चल
हम लोग इस सरोवर में प्रवेश करके खेलते हैं, अर्थात चलो हम लोग जल क्रीड़ा करते हैं। मित्रों, एक और कहावत है कि बकरे की जान चली जाती है लेकिन खाने वाले को स्वाद नहीं मिलता, कहता है कि अच्छा नहीं बना। एक बकरे की जान चली गई है, यानी इस व्यक्ति ने, इस प्रतिनायक शकार ने इस नाटक की नायिका वसंत सेना की तथाकथित हत्या कर दी है। लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि चलो हम लोग सरोवर में क्रीड़ा करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, तैरते हैं, और जो भी उस प्रकार की जल क्रीड़ा होगी वो हम करते हैं। कोई प्रभाव नहीं है। विट कहता है, अपतितमपि तावत् सेवमानं भवन्तं पतितमिव जनोयम मन्यते मामनार्यम कथमनुयायां त्वाम हत स्त्रीकमेनं पुनरपि नगर स्त्री सशंकिताक्षि दृष्टम। कह रहे अपतितमपि, यानी भवंतम अपतितमपि। भवंतम का विशेषण है अपतितम। भवंतम कम शकारम, कम शकारम यह अपतितम वर्तते, पापिनम पापी वर्तते, जो पापी है, जो गिरा हुआ इंसान है, जो नीच इंसान है, उस शकार की सेवा करता हुआ मैं पतित की तरह, ठीक है, अपतित यानी जो तुमको मैंने जीवन भर पापी नहीं समझा, मैंने अपतित मतलब जिसने पाप न किया हो, उस शकार की मैंने जीवन भर सेवा की, यह मानते हुए कि यह अच्छा व्यक्ति है। उस व्यक्ति की सेवा करते हुए अब लोग मुझे पतित की तरह और अनार्य की तरह, दुष्ट की तरह देखेंगे। इस विषय की स्पष्टता को फिर ले लूं। अपतित शब्द की शुरू में गलत व्याख्या गई, और वहां पर क्या है, अपतित यानी न पतितम इति अपतितम, नहीं तत्पुरुष समास से इसके अर्थ को ले लेंगे कि यह अर्थ हुआ कि विट जो कि शकार का मित्र है, वो शकार के साथ इसलिए था कि वो उसको अच्छा व्यक्ति समझता था। अपतितम भवंतम सेवमानम तावत पतितमिव जनोयम मन्यते मामनार्यम। अब जो लोग हैं, चूंकि तुमने वसंत सेना की हत्या कर दी, और इस कारण से मैं, और हत्या के बाद भी यदि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तो लोग मुझे पापी समझेंगे, लोग मुझे दुष्ट समझेंगे, लोग मुझे अनार्य समझेंगे। और कथम हम अनुयायाम त्वाम हत स्त्री कमेनम, जिस व्यक्ति ने स्त्री की हत्या कर दी हो, उस तुमको मैं कैसे तुम्हारा अनुसरण करूं, तुमको तुम्हारा साथ में कैसे रखूं, क्योंकि जब भी मैं सड़क पर निकलूंगा, जब भी मैं मार्ग में चलूंगा, तो नगर की जो वो स्त्रियां हैं वो मुझे शंका की दृष्टि से देखेंगे, अपनी डरी हुई आंखों से देखेंगे। अर्धाक्ष दृष्टम शब्द है, अर्ध यानी आधी खुली हुई आंखों से देखेंगे, अर्थात भयभीत तो होती हुई स्त्रियां मेरी ओर देखेंगे। दूसरे शब्दों में, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, और जिस मैंने इस कार्य को अंजाम नहीं दिया है उसको लोग बुरा मानेंगे। विट अपने इस वक्तव्य के माध्यम से शकार को समझाना चाहता है कि तुम पापी हो, तुम दोषी हो। आता है और करुणा के साथ, एक दयार्द्र भाव से, आप कह सकते हैं कि टूटा हुआ विट, विपर्यस्त विट, बिखरा हुआ विट वसंत सेना के पास आता है, और वसंत सेना को संबोधित करते हुए कहता है कि वसंत सेने अन्यस्यामपि जातो मावेश्याभूस्त्वं हि सुंदरी चारित्र्य गुण संपन्ने जाए था विमले कुले। कह रहा है, अरियो सुंदरी वसंत सेने, अन्य जन्म में भी, दूसरे जन्म में भी तुम वैश्या मत होना, क्योंकि श्रेष्ठ और अगले जन्म में
चरित्र गुण से संपन्न पाप रहित कुल में उत्पन्न होना। छोटी सी बात है, पीड़ादायक बात है। वसंत सेना की दीन दशा को देख करके, मानो मरी हुई वसंत सेना को देख करके विट कहता है कि तुम कभी वेश्या बन के जन्म मत लेना, और यदि अगले जन्म में तुम जन्म ग्रहण ही करना तो किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म ग्रहण करना, जिसमें चरित्र हो, जिसमें गुण हो, ऐसे कुल में उत्पन्न होना। व्यथा है, पीड़ा है, क्षणिक पीड़ा है, लेकिन इसकी एक समग्रता निकल कर आती है। एक और जब हम वसंत सेना या मृच्छकटिकम के समाज का विश्लेषण करते हैं तो उसमें एक सहज और सामान्य टिप्पणी दे देते हैं कि मृच्छकटिकम कालीन समाज में वेश्याओं की स्थिति बड़ी ही सुंदर थी। बड़ी बड़ी बातें लिख लेते हैं, स्त्री विमर्श उससे उत्पन्न होने लगता है। लेकिन विट के इस वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में वेश्याओं के प्रति किसी भी प्रकार का आदर नहीं था, वेश्याओं की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी। इसीलिए यह पंक्ति कहता है कि अगले जन्म में तुम वेश्या मत होना, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना। दूसरी ओर, क्या वेश्या मात्र होने के कारण शकार की भावना इसके प्रति ऐसी थी, या हम वसंत सेना को यहां पर एक पूरे स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं? और अगर वसंत सेना को हम पूरे स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ देखना चाहते हैं तो एक अन्य विमर्श निकल कर आता है कि उस काल में स्त्रियों की अच्छी स्थिति नहीं थी, वो स्वतंत्रता पूर्वक रास्ते पे नहीं चल सकती थी, लोग उनके पीछे स्टॉक करते हुए पाए जाएंगे। तो कई सारी स्थितियां इससे निकल के आती है, लेकिन इस क्षण इतना मात्र है कि वसंत सेना की इस दीन दशा को देख करके विट अत्यंत पीड़ित है, और पीड़ा में भावपूर्ण यह वक्तव्य निकलता है कि हे वसंत सेना, अगले जन्म में तुम वेश्या बनकर नहीं आना, और अगर अगले जन्म में तुम आती भी हो, जन्म ग्रहण करती भी हो, तुम्हारा पुनर्जन्म होता भी है, तो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना। और इसके साथ ही मनुष्य का वह दृढ़ विश्वास कि पुनर्जन्म होता है और पूर्व जन्म होता है, उस कथन को भी यहां पर बल मिलता है। तो आगे चलते हैं, शकार की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर कि मदीये पुण्य करंडक जीर्णोद्याने वसंत सेना मारयित्वा कुत्र पलायसे एहि मम आवुत्तस्याग्रतो व्यवहार देहि इति धारयति। जैसे ही विट वहां से निकलने को उद्यत होता है कि शकार उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुक, कि मेरे इस पुष्प करंडक नामक इस जीर्णोद्यान में तुमने वसंत सेना की हत्या कर दी। देखिए, शकार अपना दोष अब विट के ऊपर मढ़ रहा है और कहता है कि वसंत सेना मारयित्वा, कि वसंत सेना को मार करके कुत्र पलायसे, तुम किधर जा रहे हो, कहां भाग रहे हो, एहि आओ, मेरे पास आओ, और मम आवुत्तस्याग्रतो व्यवहारम देहि, मेरे जीजा जी के सामने व्यवहारम देहि, चलो अपना तुम जो भी कहता है न्याय करवाना, या जो भी तुम्हारा है अपना तुम बयान दर्ज करवाना। दो बातें हैं, आवुत्तस्य, आवुत्त जो कि बहनोई जीजा जी के लिए प्रयोग में आता है, और यहां पर आवुत्त का मतलब हो गया जो उस समय का राजा जो पालक है उसकी ओर इशारा है। व्यवहारम देहि का मतलब न्याय देना, न्याय की बात करना, अपनी सफाई देना। मेरे मित्रों, यहां पर आप पाएंगे कि व्यवहार शब्द का आगे भी एक बार प्रयोग होगा, जो पूरी समग्र, जिसको कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जिसको कि हम समग्र न्याय प्रणाली कहते हैं। तो मानो इस काल में उस न्याय प्रणाली के लिए या न्याय के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वह व्यवहार था। पूरे के पूरे भारतीय शास्त्र परंपरा में जिस जस्टिस का हम अनुवाद न्याय करते हैं, जिस जुडिशियरी का अनुवाद हम न्याय करते हैं, वो न्याय कहीं प्राप्त नहीं होता है, और कहीं भी उसके लिए न्याय शब्द का प्रयोग नहीं प्राप्त होता है। अस्तु,
विट कहता है, आह तिष्ठ जालमा। चूंकि शकार ने विट का हाथ पकड़ लिया था और चूंकि शकार ने अपना दोष का आरोपण, अपने दोष का आरोपण विट के ऊपर कर दिया है, इसलिए विट को भी गुस्सा आता है और विट इस गुस्से में अपना तलवार निकाल लेता है। आह तिष्ठ जालमा, अरे ओ दुष्ट रुक, और अपना इस तरह से तलवार निकालता है उससे फाइट करने के लिए। शकार सभयम उपसृत्य, जैसे ही तलवार निकलता हुआ देखता है शकार, उसके मन में एक भय की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए सभयम यानी भयपूर्वक, और उपसृत्य यानी पास जाकर के, समीप जाकर के, किमरे भीतोसी, अरे तुम डर गए, अरे ओ विट तुम डर गया, तदगच्छ, ठीक है जा अब यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जा। विट अपने मन में कहता है, स्वगतम न युक्तम अवस्था तुम, ना यहां पे रहना उचित नहीं है। मित्रों देखिए, ये तो एक आवश्यक है कि जहां पर भी कहीं ऐसी घटना घट जाए जिसके भागी हम नहीं होते, वहां पर हमें नहीं ठहरना चाहिए, वहां पर हमें किसी भी प्रकार से नहीं ठहरना चाहिए। और विट के लिए भी उचित यही है, इसका विजडम भी वही कह रहा है कि न युक्तम अवस्था तुम, कि यहां पर रुकना, यहां पर ठहरना उचित नहीं है। भवतु, अच्छा, यत्रार्य शर्विलक चंदनक प्रभृतयः सन्ति तत्र गच्छामि। अब जहां हमारे मित्र शर्विलक या चंदनक लोग गए हैं, वहीं मैं भी चलता हूं। अब आप स्मरण कीजिए कि शर्विलक और चंदनक कहां गया है। ये शर्विलक और चंदनक वस्तुतः आर्यक जो कि जेल में बंद था, उसको सहायता करने के लिए गया है। तो इस वाक्य का निहितार्थ यह नहीं है कि चलो मैं शर्विलक और चंदनक से मिलता हूं, बल्कि इसका निहितार्थ यह है कि मैं भी इस दुष्ट राजा के विरोध में, जो हमारे आर्यक जिसने राजा के प्रति विद्रोह कर रखा है, चलो हम भी उन्हीं का साथ देने चलते हैं। तत्र गच्छामि, मैं भी वहीं चलता हूं, अर्थात आर्यक की मनोकामना की सिद्धि के लिए मैं भी आगे बढ़ता हूं। इति निष्क्रांतः विट मंच से निकल जाता है। अब क्या होगा कि शकार और चेट बचा रहेगा। अब शकार और चेट के बीच में कन्वर्सेशन होगा और शकार कहता है कि निधनम गच्छ, विट को कहता है जा तुम्हारी मौत हो, तुम मृत्यु को प्राप्त हो। अब दूसरी ओर वो विट को संबोधित करते हुए कहता है, अरे स्थावरक पुत्रक कीदृशम मया कृतम। कहता है, अरे ओ स्थावरक का बेटा, स्थावरक या पुत्र, कैसा काम किया मैंने अच्छा किया ना। चेट कहता है, भट्टक ना महदकार्यम कृतम, आपने अच्छा काम नहीं किया, ये गलत कार्य आपने किया है, बहुत ही गलत कार्य किया है, ये उचित नहीं था। शकार कहता है, अरे चेट किम भनसि अकार्यम कृतमिति। अरे ओ चेट, क्या कह रहे हो तुम कि मैंने कोई गलत कार्य किया है क्या? अच्छा ठीक है, भवतु एवं तावत, ठीक है अगर हमने गलत कार्य किया है तो किया है, चिंता मत करो। अब इसी में एक और नौटंकी शकार करता है। उसने जितने भी अपने आभूषण पहन रखे थे, उन सारे आभूषणों को अपने देह से उतार लेता है और चेट को कहता है, गृहाणमेनम अलंकारम, लो ये सारा का सारा आभूषण तुम ग्रहण कर लो, ये जो मैंने बड़े महंगे महंगे आभूषण पहने हैं, ये आभूषण तेरा, मया तावत दत्तम, मैंने चलो तुमको ये आभूषण दे दिया। यावत त्वाम वेलायाम अलंकरोमि तावतिम वेला मम अन्यदा तव, यानी यावत्याम वेलायाम, यानी जिस समय मैं इस अलंकार को पहनूंगा उस समय तो ये आभूषण मेरा, और उसके बाद जब मैं नहीं पहनूंगा उस सारे समय यह आभूषण तेरा। कितना शातिर दिमाग का है, कितना तेज दिमाग का है भाई। जब पूरा समय वो आभूषण पहना रहेगा तो उस समय तक तो आभूषण शकार का हुआ, लेकिन उस आभूषण को उतारने के बाद जब उसको रखने देगा तो वो आभूषण उसका हुआ, तो उस आभूषण का यूज क्या उसको हुआ? ना तो वो बेच सकता है, ना वो पहन सकता है, ना अपने घर ले जा सकता है। खैर, हर समाज में, हर काल में जो ऊंचे ओहदे पर बैठने वाला व्यक्ति होता है,
वो अपने सामने अपने से सबको वो नीचे ही समझता है, नीचा ही समझता है, मूर्ख ही समझता है। और उसी सिम्टम से प्रेरित है ये शकार। और यह शकार वही बात कह रहा है इससे, चेट से। इसी टैक्टिक्स का वो यूज कर रहा है अगेंस्ट द चेट। चेट कहता है भट्टके भट्टके एव एते शोभन्ते किम ममैते। भाई सर, ये आपको ही अच्छा लग रहा है, आप जो पहने हुए हैं आपको ही उचित लग रहा है, आपको ही शोभा दे रहा है। किम ममैते, मेरे से इसका क्या प्रयोजन, मैं इसका लेकर क्या करूंगा। तो शकार कहता है तद्गच्छ, तो ठीक है, नहीं लेगा ये आभूषण तो जा यहां से। एतौ वृषभौ गृहीत्वा मदीयायाम प्रासाद वाल प्रतोलिकायाम तिष्ठ यावदहम आगच्छामि। शकार उस विट को भी यहां से भगाने की कोशिश कर रहा है, उस विट को हटाना चाह रहा है और कहता है कि ये जो दोनों बैल हैं, बैल कौन, जिस गाड़ी में वसंत सेना आई थी उस गाड़ी के जो बैल हैं, उन बैलों को लेकर के मदीयायाम यानी मेरी प्रसाद बालाग्र प्रतोलिकायाम, यानी मेरा जो महल है वो महल की जो अटारी है, प्रासाद वाल, प्रासाद यानी विशाल महल होता है और वाल यानी वहां पर जो उसके छोटे अटारी बैल्कनी या कुछ जो स्पेस है उसको कहा जा रहा है। तो मेरे उस घर के बगल में जो गली है उस गली में जाकर के तुम ठहर जा। ठीक, उस गली में जाकर के ठहर जा। इससे क्या होगा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा कर, यावदहम आगच्छामि, और मैं तब तक आता हूं। चेट कहता है यद भट्टक आज्ञापयति, भाई जो आप हमें कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं, और चेट भी वहां से चला जाता है। अब मंच पर अकेला शकार है। यह शकार का एक बहुत बड़ा एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग यानी बहुत बड़ा ये डायलॉग है। पूरे मंच पर ये व्यक्ति अकेला है, ठीक है, और अपने मन में जो भी कोई बातें आती है, जो भी कोई चीजें होती है, अब उसको ये बयान करेगा। मित्रों, मैंने बार बार कहा है, कई बार कहा है कि राक्षस शकार जो है ये मूर्ख व्यक्ति नहीं है। हमारी जो समीक्षाएं साहित्य में मिलती हैं, हमारे जो कुछ समीक्षकों ने, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या संस्कृत में हो, जब भी शकार के कैरेक्टर को वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो शकार को वह एक डोल्ट के रूप में हमारे सामने रखते हैं, एक मूर्ख के रूप में सामने रखते हैं। और आप लोग जान रहे होंगे कि मैंने कभी भी शकार को मूर्ख नहीं कहा है। ये एक शातिर दिमाग वाला व्यक्ति है जो लोगों के सामने मूर्ख बनने की एक्ट करता है, लेकिन वो बहुत ही तेज दिमाग वाला इंसान है। उसका दिमाग बहुत ही शार्प है। वो चीजों को हैंडल करना जानता है। वो ये जानता है कि लोगों के सामने हम कैसा एक्ट करेंगे और लोग मुझे क्या समझेगा। तो इसीलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि शकार जो है वो मूर्ख है। कतई मूर्ख नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार रामायण या महाभारत के चरित्रों को लेकर के उपमा, उपमान, उपमेय आदि का प्रयोग गलत ढंग से किया है तो वो इंटेंडेड है, नॉट कि वो उसका वो इग्नोरेंस है। तो इस चीज को हमें बड़ी ही सावधानी से समझनी पड़ेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो ये शकार का पूरा मोनोलॉग आएगा उसमें आप देखेंगे कि शकार कितना सुलझे हुए व्यक्ति की तरह बात कर रहा है, जिसके बारे में आपको कभी नहीं ज्ञात होगा कि यह व्यक्ति इतना मूर्ख है। एकदम अपने सेंस में रह करके टू द पॉइंट, जैसे शतरंज की हम चाल चलते हैं उस तरह इनका एक एक वक्तव्य निकल कर आएगा। इसीलिए पुनः मैं निष्कर्ष रूप में कह रहा हूं कि शकार कहीं से भी मूर्ख व्यक्तित्व नहीं है। अस्तु, अब आगे देखिए, कहता है शकार कि आत्म परित्राणे भावो गतो दर्शनम, कि भाई अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा में भाव यानी विट भाग गया, यहां से विलुप्त हो गया। अपने आप को बचाने के लिए विट भाग गया, मेरा साथ छोड़ करके चला गया। और चेटमपि प्रासाद बालाग्र प्रतोलिकायाम निगड पूरितम कृत्वा स्थापयिष्यामि, और जिस चेट को मैंने अपने घर के बगल की गली में भेज रखा है वहां जाऊंगा और उसको जंजीर में जकड़ करके उसको वहीं छिपा करके रख दूंगा। क्या कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचेगा? नहीं। एक एक चाल इसकी देखिए। एवं मंत्रो रक्षितो भवति, इस प्रकार जो हमने इनकी हत्या की है और उस हत्या का जो रहस्य है वो रहस्य भी रहस्य बना रह जाएगा, अर्थात किसी को इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तद्गच्छामि, चलो अब मैं भी यहां से चलता हूं। चलता है, अचानक उसको एक और बात याद आती है। अथवा पश्यामि तावदेनम, ठीक है रुकता हूं मैं, और मैं
देखता हूं इसको। किसको देखता हूं? एनाम, इस वसंत सेना को देखता हूं। क्या देखता हूं? कि किमेशा मृता, क्या ये मर तो गई ना? भाई दोनों बातें हैं। अगर मरी नहीं होगी तो फंसेगा, और मर गई होगी तो बचने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए वो जाकर के एश्योर होना चाहता है कि वसंत सेना मरी है या नहीं है। और देखिए कितना दुष्ट है, कहता है कि अथवा पुनरपि मारयिष्यामि, यानी यदि वह नहीं मरी होगी तो मैं फिर जाकर के उसको मार दूंगा। अवलोक्य, यानी वो वसंत सेना को देखता है और देखने के बाद वो आश्वस्त होता है। कथम सुमृता, क्या वास्तव में अच्छी तरह से ये मर गई? भवतु, चलो ऐसा लगता है कि ये वसंत सेना मर गई है। बेसिकली वसंत सेना बेहोश थी और बेहोशी के हाथ में उनके हाथ पैर निश्चल हो गए। तो स्वाभाविक है इस हड़बड़ी में शकार ये समझ बैठता है कि वसंत सेना मर गई है, और वसंत सेना को देख करके अब वो सोचता है कि एतेन प्रावारकेन प्रच्छादयाम्येनाम। भाई देखिए वसंत सेना सामने लेटी पड़ी है। अब ये क्या सोचता है कि ये जो मेरे ऊपर जो चादर है, जो शॉल है, इस शॉल से इसको मैं कवर कर देता हूं, ढक देता हूं। फिर देखिए, पुनः देखिए इसके दिमाग को, कहता है नहीं नहीं, नामांकित एषः, नहीं नहीं, इस शॉल से, इस चादर से इसको नहीं ढकूंगा, क्योंकि इस पर तो नाम लिखा हुआ है, और चूंकि नाम लिखा हुआ है तो कहीं ये पता न चल जाए कि मैंने इसकी हत्या की है। तत्कोपि आर्य पुरुषः प्रत्यभिज्ञास्यति, कि कोई भी जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वह जान जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं कि एतेन वाताली पुंजितेन शुष्क पर्ण पुटेन प्रच्छादयामि, कि ये जो हवा से, जो हवा के झोंकों से जो इकट्ठे किए गए सूखे पत्ते हैं, उन सूखे पत्तों से मैं इनको ढक देता हूं। यानी वसंत सेना वहां पड़ी होगी, उनके ऊपर सारे पत्ते ला करके रख के उनके कवर कर देंगे, ढक देंगे। तथा कृत्वा, और ऐसा ही करता है वह, और विचिंत्य सोचता है। यानी वसंत सेना के ऊपर में पत्तों से वसंत सेना को कवर अप कर दिया गया है। अब ये सोचता है कि भवतु एवं तावत् सांप्रतम अधिकरणम गत्वा व्यवहारम लेखयामि। अब मैं जाकर के न्यायालय में जाकर के एफआईआर लॉन्च करवाता हूं। मित्रों, इस एफआईआर की प्रक्रिया को हम आगे जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।